इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर का दूसरा पैटर्न, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन हम कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमारा हो पाए। तो आइए इस सैम्पल पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ और पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे इस टाइप का क्वेश्चंस, हाउ मेनी, जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, हाउ मेनी टोकन्स आर देयर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस गिवन होगा और पूछेगा कि फाइंड द टोकन्स। तो इसका बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप टेबल बना लेना एक, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि डिफाइंड कॉलम्स एंड रोज होना जरूरी नहीं है। आप 5-10 जो भी कॉलम्स एंड ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बना लीजिएगा और जो भी आपका सेंटेंस गिवन है उसका एक एक वर्ड उठा के एक उस अलग अलग बॉक्स में डालते जाइएगा, ठीक है। जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा उसे भी हम एक अलग बॉक्स में डालेंगे। अगर कॉमा आ रहा है तो उसे भी हम एक अलग बॉक्स में डालेंगे। और इस तरीके से सारे वर्ड्स, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, पंक्चुएशन, जो भी मार्क्स गिवन है उनको एक अलग सेपरेट बॉक्स में डालने के बाद काउंट कर लेंगे टोटल कितने आ रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस को मैंने हर एक वर्ड को, हर पंक्चुएशन मार्क को अलग अलग बॉक्स में, सेपरेट बॉक्स में डाल दिया। और अब इनको क्या करूँगी, टोटल मैं काउंट कर लूँगी। जैसे 1 2 3 4 और इस तरीके से काउंट करने के बाद कितना आ रहा है आपका टोटल 46 टोकन्स हो जाएगा। टोकन्स में हम पंक्चुएशन मार्क्स को भी, वर्ड्स के साथ साथ पंक्चुएशन मार्क्स को भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 10 कॉलम का एक रो है, तो 4 कॉलम मेरे भरे हुए हैं, तो ये 40 हो गया। 41, 42, 43, 44, 45 और 46। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड या बोर्ड में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन, मे बी और मे नॉट बी, आइडेंटिफाई एनी 2 स्टॉप वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएगा तो आपको क्या करना है, स्टॉप वर्ड्स फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। एनी 2, तो आप यहाँ पे देखो, जो भी ए है, एन है, द है, इज है, वॉज है, आर है, ये सब क्या है बेटा, स्टॉपिंग वर्ड्स हैं। तो इनको क्या करो, सेंटेंस में से ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको दिख रहा है तो वो क्या है, इस तरीके से आप उसको लिख दो। और यहाँ पे 2 पूछा गया तो आप 2 लिखो। इसमें से आपको ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन आपसे 2 पूछा गया तो आप 2 लिखिए। क्लियर? इसके बाद कुछ है यहाँ पे देखिए, राइट द स्टेप्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम। तो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम TF एंड ITF कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम में टेक्स्ट नॉर्मलाइज करते हैं, फिर उसका वोकेबलरी बनाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो ये फाइनली जो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम है ये 4 स्टेप में आपका एकम्प्लिश होता है। क्लियर? इसके बाद है राइट एनी 2 TF IDF एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एनी 2 पूछ रहा है कुछ भी, तो आप क्या लिखोगे, पहला तो आपको स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग, जो IDF प्रोसेस में हम यही तो करते हैं, स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग करते हैं। 1 मिनट बेटा। ओके, ठीक है। ये है पहला आपका स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग, दूसरा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, तीसरा हो जाएगा आपका टॉपिक मॉडलिंग या, और चौथा है आपका डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। तो आप कोई सा भी पॉइंट लिख देना। आपसे 2 पॉइंट्स पूछा गया है, राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ TF IDF। तो पहला लिख दीजिएगा आप डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, स्टॉप वर्ड, जो आपको याद होता है आप इस चारों में से कोई एनी 2 आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका NTLK। क्या होता है, तो ये है बेटा आपका नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। ज़्यादा से ज़्यादा इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आएगा। जो भी आपका यहाँ पे देखो क्या है, इट इज़ अ पाइथन पैकेज यूज फॉर NLP के लिए, जो पाइथन, जो हम पाइथन पैकेज है ये, ऑल द NLP टेक्निक जैसे टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, पार्सिंग, ये सब क्या है, एंड सिमेंटिंग रीजनिंग कैन बी अप्लाइड इन पाइथन थ्रू NLTK। क्लियर? तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछना है, बियॉन्ड सिलेबस है, बस मैंने इसका आपको फुल फॉर्म बताना जरूरी समझा। अगर आ जाता है एग्जाम में तो क्या लिखोगे आप, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट ऑप्शन पर टिक करना। क्लियर बिल्कुल?
अब यहाँ पे देखिए, ये हम बस आपको रिकॉल करवा रही हूँ, फाइनल रिकॉल है, समझ लीजिए। द मैट्रिसेस प्रिसीजन रिकॉल एंड एफ वन इज प्रिसीजन रिकॉल एंड एफ वन स्कोर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए बेटू? यस, 0 to 1, ठीक है ना। और इसको फ्रैक्शन तक आप डिवाइड करके आंसर लिखना, आप फ्रैक्शन में मत छोड़ना। डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे देखो, अब इसके बाद एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने एकदम से आपको रिवीजन के लिए एक स्क्रीन पे लेके आई हूँ इसको। एक्यूरेसी का होगा ट्रू पॉजिटिव और ट्रू, जहाँ भी आपको देखिए टी है, करेक्ट इंस्टांसेस है टीपी प्लस टी एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल इंस्टांसेस, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? एक स्क्रीन पे है, आप इस फॉर्मूला को आप क्या करो, फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को 4 में से 4 मार्क्स ऑब्टेन करोगे। अगर आपने पोजीशन चेंज किया तो फिर आपका कैलकुलेशन, आपका आंसर सब गलत हो जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ को, अगर आप नहीं पैटर्न रिकॉल करने में परेशानी होती तो आप इस चीज़ को याद कर लो ना, इस चीज़ को आप याद कर लो, 4 बार देख देख के लिखो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बट मिस्टेक मत करना, क्योंकि इस स्टेज पे मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे देखो, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि ये हमारा ट्रू पॉजिटिव, अगर आपके क्वेश्चन में कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करने को आया तो आप इसकी पोजिशनिंग चेंज देख लो कैसे होता है, किस केस में। अगर एक्चुअल मेरा इस साइड गिवन है, ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू हमारा इस साइड है और प्रिडिक्टेड मेरा हॉरिजेंटल है, इस टाइप से गिवन होगा, तो आपका टीपी, एफएन, एफपी और टीएन का पोजीशन ये होगा। लेकिन अगर प्रिडिक्टेड मेरा इधर है, देखो एक मिनट, इसे मैं मिटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना। प्रिडिक्टेड अगर आपका इधर है, ठीक है ना, प्रिडिक्टेड इस साइड है, पोजीशन जैसे चेंज हो जा रहा है, एक्चुअल इधर आ गया और प्रिडिक्टेड इधर आ गया, बट तो यहाँ पे टीपी और टीएन का पोजीशन ये हो जाएगा, बस इंटरचेंज करेगा, ये अपना पोजीशन इंटरचेंज करेगा। तो इस पोजीशन को ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सब फॉर्मूला आपने सही रखा, ये प्रिसीजन रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी रेट का, और आपने इसका पोजीशन आपके ध्यान में नहीं रहा, आपने गलत कर दिया, तो आपका सारा मेथड गलत हो जाएगा, आपका सारा जो आउटपुट है वो गलत हो जाएगा। तो इस पोजीशन को आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि प्रिडिक्टेड आपका इस साइड गिवन है या इस साइड गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन आपका चेंज होता है। अगर आपको ध्यान में रखना है, अगर एक्चुअल इस साइड है, प्रिडिक्टेड इस साइड है, तो टीपीटीएन तो पोजीशन सेम है दोनों केस में, बट एफपी और एफएन अपना पोजीशन चेंज कर ले रहा है। क्लियर? यहाँ पे देख लो बेटा, 2 बार 4 बार आप इस चीज़ को बनाओ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ऐसे बनाइए। जैसे देखो कैसे, यहाँ पे स्क्रीन को 1 मिनट छोटा करती है थोड़ा सा, यहाँ देखिए, एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव के टर्म्स में भी गिवन हुआ है, ये मत कंफ्यूज करना कि अच्छा एक्चुअल में तो ट्रू एंड फॉल्स के टर्म में होता है तो पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है, 1 and 0, ठीक है ना। यहाँ 1 and 0 के टर्म्स में 1 का मतलब ट्रू हो गया, 0 का मतलब फॉल्स हो गया, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे जो भी इसका पोजिशनिंग है, आपको ध्यान क्या रखना है सबसे पहले कि एक्चुअल किस साइड है, एक्चुअल इस साइड है या इस साइड है। अगर इस साइड है तो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स का लेआउट ये होगा, अगर एक्चुअल आपका इस साइड है तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का लेआउट ये होगा। ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे देखो, मे बी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि निगेटिव को ऊपर रख देगा, पॉजिटिव को यहाँ नीचे रख देगा, और एक्चुअल और प्रिडिक्टेड ऐसे ही हैं। तब क्या होगा बेटा, तब ये वाला एफ पी और एफ एन आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब ये 4 इंस्टांसेज हैं जो कि पोजीशंस के अकॉर्डिंग अपने पोजीशंस को, मतलब पोजीशंस के अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज़ को चेंज कर रही है मैट्रिसेस। तो ये 4 ज़्यादा मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं 2 वाले सिचुएशंस पे बेस्ड होते हैं।
तो आपको इन दोनों का सिचुएशन तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए। साथ में मे बी अगर इस टाइप से अगर आता है तो इसके लिए भी मैंने सेफ हैंड के लिए ये पोजीशंस भी आपका दिखा दिया स्क्रीन पे। अब वैसे मैंने समझाया था कि कैसे निगेटिव, कैसे टीएन और एफपीआर है, अभी समझाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाह रही। तो बस अभी आप ये देख लो, ठीक है। एक नहीं तो रफ पेपर उठाओ, पेन उठाओ और इस पोजीशंस को लिख लो अब, और उसको 2 बार 4 बार लिख के प्रैक्टिस करो, आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक क्वेश्चन और है कि मैम नहीं समझ में आता टीपी कब होगा, टीएन कब होगा, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंस्टांसेस वाले, तो आपको एक मैं इमेज के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक मॉडल है जिसे इमेज दिखाया गया ऑरेंज का, और अगर मॉडल प्रिडिक्ट कर लेता है इमेज को देख के कि हाँ ऑरेंज ही है, तो इट मीन्स कि मॉडल का प्रिडिक्शंस करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो टीपी क्या क्या हुआ, ऑरेंज का इमेज हमने मशीन को दिखाया, पास किया, और मशीन ने प्रिडिक्ट कर लिया कि यस इट इज़ एन ऑरेंज। तो इसका मतलब है कि ये केस हो गया मेरा ट्रू पॉजिटिव का। अब क्या है कि अब हमने ऑरेंज की जगह लेमन दिखाया और बोला कि क्या ये ऑरेंज है या नहीं है। मशीन ने प्रिडिक्ट किया कि नहीं ये ऑरेंज नहीं है, इट मीन्स कि मशीन यहाँ भी करेक्ट था। तो ये क्या हो गया मेरा ट्रू निगेटिव, ये ट्रू निगेटिव का केस हो जाएगा। अब तीसरा केस है, अगर हमने मशीन को दिखाया कि क्या है ये भाई, ये लेमन का इमेज दिखाया और मशीन को बोलते कि प्रिडिक्ट करो ये क्या है। मशीन ने क्या किया, लेमन के इमेज को देखा और प्रिडिक्ट किया कि ये ऑरेंज है। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव। और चौथा इंस्टांस ये है कि हमने ऑरेंज का इमेज पास किया और मशीन उस चीज़ को करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, मतलब मशीन उस ऑरेंज को देख के ऑरेंज नहीं बता पाया, तो वो कौन सा केस हो जाएगा हमारा, फॉल्स निगेटिव, ठीक है ना। ये 4 इंस्टांसेस होते हैं और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है। अगर आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन छोटा कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे इस तरीके से। तो ये था बेटा कुछ बियॉन्ड सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझा। अब आइए हम सैम्पल पेपर की ओर चलते हैं, ठीक है बेटा। हो गया, ये ले लिया ना आपने, देख लो इसे। अब ना यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इज द फाइनल कंपोनेंट इन द प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो फीडबैक क्या होता है हमारा, जो आंसर्स को मैंने बोल्ड कर रखा है यहाँ पे, इस चीज़ को मैं ऐसे मैक्सिमाइज कर देती हूँ, ठीक है। डैश इज द फाइनल कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट डिफाइंस द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। तो फीडबैक क्लियर, सिंपल सा है। इसके बाद क्वेश्चन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट refers to focusing human efforts on maintaining a healthy body and mind capable for better withstanding stressful situation। तो आपको बेटा ज़्यादा अगर आप पेनफुल लगे, कोई नहीं समझ में आए, तो मैंने हमेशा से बोला है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप जाएंगे। एक एक ऑप्शंस को वहाँ पे सेट करके देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में फिट करके कि क्या वो फिट हो रहा है, क्या मोस्ट सूटेबल लग रहा है आपको, और इस तरीके से आप करेक्ट आंसर तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, स्ट्रेस मैनेजमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग एंड वन ओन्स कैरेक्टर इज कॉल्ड। अपने बारे में जानना कि क्या है मेरे में खूबियाँ, क्या खामियाँ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सब जो अपने बारे में ये किसका पार्ट है बेटा, सेल्फ अवेयरनेस का, ठीक है। And now question number 4, a dash is a software program that attach itself to other program and alters their behavior। ये क्या है, ये कंप्यूटर वायरस, आईसीटी बेसिक्स का क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट होता है अपने आप को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ करके, फंक्शन अटैच करके, और प्रोग्राम को करप्ट करने की कोशिश करता भी है, आपने देखा भी है। Dash refers to question number 5, dash refers to recruitment, employment, selection, training, development and compensation of the employees within an organization। तो MHRD या सुना होगा ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये इसका काम
हमारा क्या है, रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, ये सारा काम कौन देखता है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज कॉज्ड व्हेन नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंस डिसरप्ट्स द नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो क्या होगा, ये क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से ये चीज़ें क्या होती है, मैन मेड डिस्टर्बेंस जो होता है हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को प्रमोट करता है, का कारण भी है, एक तरीके से इसे हम कर सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2.1, अ डैश इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर्स एंड ईच लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स आर क्या कहलाता है भाई, न्यूरल नेटवर्क। हमारे चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो क्या है, न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है, जहाँ की मल्टीपल लेयर्स होते हैं और मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हैं, और ईच लेयर को हम सेवरल ब्लॉक्स या नोड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। The dash canvas helps you in identifying the key elements related to the problem. तो 4W canvas, ये तो हमने इतना कर करके पक गए हैं इस क्वेश्चन को। Dash is a domain of AI that depicts the capability of a machine to get and analyze visual information. It means कि कंप्यूटर, जहाँ भी विजुअल की बात आ गई वो हमारा हो गया कंप्यूटर विजन से रिलेटेड। Question number 4, dash is defined as the percentage of correct predictions out of all the observations. तो TP प्लस TN हम क्या कर रहे थे, एक्यूरेसी वाले फॉर्मूला में अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा था ना, एक्यूरेसी के फॉर्मूला में देखा था हमने TP प्लस TN, तो यही चीज बात कर रहा है, एक्यूरेसी में क्या होता है आपका TP प्लस TN। Dash is subfield of AI that is focused on enabling computer to understand and process human language. जहाँ कंप्यूटर विजन की बात आ गई, जहाँ विजन की बात आ गई वहाँ कंप्यूटर विजन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ जहाँ लैंग्वेज की बात आ रही है वहाँ पे आपका NLP रिस्पॉन्सिबल है, NLP का काम है ये। इन क्वेश्चन नंबर 6, in dash the machine is trained with a huge amount of data which helps it in training itself around the data. तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपको क्या अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो अगर आंसर तक नहीं आ रहा आपको तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स करो, इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका डीप लर्निंग। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये पढ़ना नहीं है, शॉर्ट फॉर्म आ सकता है इसका, आपको जानना जरूरी है। CBT helps people learn how to identify and change the destructive or disturbing thoughts pattern and have a negative influence on their behavior and emotions. जब निगेटिव डिस्ट्रक्टिव या डिस्टर्बिंग थॉट्स पैटर्न्स हमारे माइंड में बिल्डअप होने लग जाते हैं, हम निगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, ज़्यादा हमारे माइंड में वो वैसे थॉट्स आते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव आउट करने का, उसको करेक्ट आउट करने का एक मेथड है CBT। यहाँ पे ये आपको यहाँ देखिए स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ देखो, इन सारे डायग्नोस करना और क्या करना, माइंडसेट करना, सो दैट कि आप पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ सके। CBT का प्रोसेस होता है, CBT का फंडा होता है, CBT कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। इस तरीके से CBT का बेसिकली काम क्या है, डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स पैटर्न्स को क्या करना, चेंज करना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें से आपका आंसर क्या होगा, सर्वे एंड इंटरव्यू। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडलिंग इन एन NLP बेस्ड AI मॉडल। तो इसमें क्या हो जाएगा, मॉडलिंग का NLP इन NLP, ऑप्शन सी आंसर है इसका। मॉडलिंग रिक्वायर्स डेटा प्री प्रोसेसिंग ओनली आफ्टर विच द डेटा इज फेड टू द मशीन। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटकम इफ द प्रिडिक्शन इज यस एंड इट मैचेज विद द रियलिटी। इट मीन्स कि प्रिडिक्शन यस है, रियलिटी भी यस है। व्हाट विल बी द आउटकम इफ द प्रिडिक्शन इज यस एंड इट डजंट मैच, यानी कि प्रिडिक्शन पॉजिटिव है एंड रियलिटी क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव। ये वाला केस हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना।
And now the recall evaluation method is defined as the fraction of positive cases that are correctly identified. ठीक है ना, रिकॉल में देखिए ये भी है करेक्टली आइडेंटिफाइड और ये भी क्या है, करेक्टली आइडेंटिफाइड, और ट्रू पॉजिटिव केसेस है टीपी। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एंड नाउ गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। तो क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन ऑप्शन में आपको जो गिवन है उसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। डिफाइन मशीन लर्निंग, यहाँ पे भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस है। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। मशीन खुद ब खुद लर्न करता है, सीखता है अपने एक्सपीरियंस से एज अ ह्यूमन बींग। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन दैट यूजेज ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये क्या है, सेल्फ ड्राइवन कार। ठीक है, आंसर भी मैंने लिख दिया ताकि आपको आसानी हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिडिक्शन एंड रियलिटी। तो ऑप्शंस को रीड करने के बाद मैं करेक्ट आंसर्स को ही डायरेक्टली रीड करती हूँ। ऑप्शन सी है इसका आंसर। प्रिडिक्शंस, जैसा कि हमें पता है प्रिडिक्शंस मॉडल का प्रिडिक्शंस होता है, और रियलिटी जो सिचुएशंस आपका एग्जिस्टिंग सिचुएशन, करेक्ट सिचुएशंस, सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द प्रिडिक्शन इज द आउटपुट दैट इज गिवन बाय द मशीन एंड द रियलिटी इज द रियल सिनेरियो इन विच द प्रिडिक्शन हैज बीन मेड। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द टर्म सेंटेंस सेगमेंटेशन इज द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंस। हम सेंटेंस सेगमेंटेशन का मतलब, सेगमेंटेशन का मतलब होता है सेगमेंट्स करना, डिवाइड करना, मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे सेंटेंसेस में डिवाइड करने को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस सेगमेंटेशन। क्लियर। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टर्म इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को रीड करोगे, यहाँ पे रीड करो ऑप्शंस को। जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एनी एआई मॉडल। ठीक है, चलो अभी एक एक ऑप्शंस को मैं नहीं रीड करी ताकि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं करेक्ट आंसर्स को ही डिस्कस कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल का पार्ट कौन सा नहीं है भाई, तो ऑप्शन सी। ये कोई क्वेश्चन इसमें दम ही नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5.1, डैश रेफर्स टू एन एआई मॉडलिंग वेयर द मशीन लर्न्स बाय इटसेल्फ। तो मशीन लर्निंग बेस्ड, ठीक है ना। और प्रिडिक्शन एंड रियलिटी कैन बी इजिली मैप्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हमने कितनी बार कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो बहुत पुराना हो गया ना, हम पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ चुके इस चीज़ को, इतना डिस्कस किया है। इसके बाद डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को रीड किया और जो करेक्ट आंसर था ऑटोमेटिक समराइजेशन, टेक्स्ट समराइजेशन फीचर हमने एनएलपी में देखा था। इसके बाद डैश इज द लास्ट स्टेज ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो इवैल्यूएशन, जिसमें कि हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स और ये सब टीपीटीएन के केसेस आ रहे थे, इवैल्यूएशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल या लाइफ साइकिल। यहाँ पे लाइफ साइकिल से कंफ्यूज मत हो जाना कि अच्छा ये कोई दूसरा चीज़ है, ये प्रोजेक्ट साइकिल की ही बात कर रहे हैं। In DAS, the machine is trained with huge amount of data, which helps it in training itself around the data. ऑप्शंस को रीड कीजिए, आपका जो सबसे एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शंस को चूज कीजिए। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, डीप लर्निंग। इन डीप लर्निंग द मशीन इज ट्रेन्ड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच हेल्प्स इट इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डेटा। ठीक है ना, यूज बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डेटा यूज किया जाता है डीप लर्निंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन डैश इनपुट टू मशीन कैन बी फोटोग्राफ्स, वीडियो एंड पिक्चर फ्रॉम थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर्स, इंडिकेटर्स एंड डिफरेंट सोर्सेज। तो यहाँ पे फिर फोटोग्राफ्स के फॉर्म में, वीडियो और विजुअल्स फॉर्म में हम दे रहे हैं। तो इसके लिए कौन है आपका
मोस्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर? कंप्यूटर विजन। एंड नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम देखते हैं। नेम द 4 कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल। तो वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, विजुअल। क्लियर? लिस्ट एनी 4 एक्टिविटीज दैट हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसमें से कोई एक 4 आप लिख सकते हो। योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, नेचर वॉक कर लो, वैकेशंस कर लो। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंटीवायरस? एंटीवायरस, नेम एनी 2 एंटीवायरस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम फ्रॉम द कंप्यूटर। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? क्विक हिल, नॉर्टन, ठीक है, नॉर्टन एंटीवायरस सुना होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। किसी भी आपसे 2 पूछा गया तो आप एनी 2 का लिख सकते हो। अगर आपको 4 आता है तो आप 2 ही लिखो, ठीक है ना, क्योंकि आंसर में वही रिक्वायर्ड है। नेम एनी 4 क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए? हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एनर्जेटिक हो सकता है, एनर्जेटिक भी होना चाहिए, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ क्वालिटीज हैं एंटरप्रेन्योर की। क्लियर? सॉरी। नेम एनी 4 मैन मेड डिस्ट्रप्शंस दैट कॉल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो क्या भाई? डिफॉरेस्टेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोजन हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस। तो ये सब क्या है? ई वेस्ट जनरेशंस है, ये मैन मेड डिसरप्शंस है जिसने क्या किया? क्रिएट किया है इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस को प्रमोट किया है। मतलब इस तरीके से पूरा सिस्टम खराब हुआ है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है ना? इसमें से कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रही हूँ। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट में डिफरेंस पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? स्क्रिप्ट बॉट्स आर इजी टू मेक, स्क्रिप्ट प्री डिफाइंड उसमें टैग्स होते हैं, कोड्स के थ्रू उनको ट्रेंड किया जाता है। और स्मार्ट बॉट होते हैं जो क्या हो सकते हैं? खुद ब खुद एक्सपीरियंस के थ्रू समझते हैं, सीखते हैं। जैसे एलेक्सा आपका स्मार्ट बॉट का एग्जांपल है। और आपने सिंपल टेक्सचुअल आप बॉट जो करते हो, आप चैटिंग करते हो, वो क्या है? मेरा स्क्रिप्ट। उनके लिमिटेशंस होते हैं, स्क्रिप्ट बॉट के लिमिटेशंस होते हैं। सर्टेन जो प्रोग्राम किया गया उसी उतना ही तक वो आंसर दे सकते हैं। लेकिन स्मार्ट बॉट में आपका बियॉन्ड वो क्या करता है? खुद ब खुद एक्सपीरियंस से भी सीखता है। स्मार्ट बॉट्स लर्न ऑन इट्स ओन विद मोर डेटा। ठीक है ना? तो ये आपका स्क्रीन पे है, आप देखो, चाहो तो इस चीज़ को नोट भी कर लो। वैसे मैंने आपको भेजा भी है क्वेश्चन आंसर में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब आता है इस टाइप के क्वेश्चंस तो उसका पूरा बेनिफिट आपको लेना चाहिए, अच्छे से आंसर करना। डिफाइन द टर्म मशीन लर्निंग, ऑल्सो गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग इन आवर डेली लाइव्स। तो मशीन लर्निंग क्या है? इट इज सब बताया था मैंने इससे पहले वाले सैम्पल पेपर में। डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच enables machine to improve at task with experience data. The intention of machine learning is to enable machine to learn by themselves using the provided data and make accurate predictions या decisions. ठीक है ना? जैसे आपका स्नैपचैट फिल्टर हो गया, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सब मशीन लर्निंग बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद है क्वेश्चन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या हो सकता है क्लासिफिकेशन का डायग्राम दे देगा और बोलेगा ये कौन सा मेथड है, आइडेंटिफाई करो। तो आप इसके डायग्राम के साथ भी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन और भी आप क्लस्टरिंग है, इनको इन तीनों को तो देख ही लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में रिपीट ही होते हैं। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग, इन तीनों का डायग्राम के साथ आप इनका फंक्शंस देख लीजिए, डेफिनेशंस देख लीजिएगा। ठीक है? इसके बाद है एक्सप्लेन द टर्म टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन इन डेटा प्रोसेसिंग। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स क्या हैं? द फर्स्ट स्टेप इन डेटा प्रोसेसिंग इज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. Text normalization helps in cleaning up the textual data in such a way that it comes down a level where its complexity is lower than the actual data.
In this, we undergo several steps to normalize the text to a lower level. We work on text from multiple documents, and the term used for the whole textual data from all the documents altogether is known as कॉर्पस. तो सबसे पहले क्या करता है, कॉर्पस को ये डॉक्यूमेंट्स में ब्रेक करता है. फिर डॉक्यूमेंट्स में ब्रेक करने के बाद ये क्या करता है, उनके टोकन्स को काउंट करता है. टोकन्स को काउंट करने के बाद क्या करता है, स्टॉपिंग वर्ड्स को रिमूव करेगा. स्टॉपिंग वर्ड्स को रिमूव प्रोसेस के बाद ये क्या करेगा, स्टेमिंग एंड लेमनाइजेशन करता है. और फिर नॉर्मलाइजिंग द केसेस, नॉर्मलाइजिंग इन स्मॉल केस, सबको स्मॉल केस में कन्वर्ट करता है. तो ये टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के जो मैंने आपको भेजा है, स्टेप्स भेजा है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है. तो इसको भी देख लेना आपकी टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में सीक्वेंस वाइज, स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे कौन सा स्टेप मैंने आपको लिखवाया है, और वैसे ही क्वेश्चन आंसर करना. ठीक है, जम्बल्ड मत करना स्टेप्स को. Name any two applications of natural language processing that are used in the real life scenario. तो क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक समराइजेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, वर्चुअल असिस्टेंट, ये सारे हमारे एनएलपी के हैं. इसके बाद है व्हाट इज द F1 स्कोर इन इवैल्यूएशन. F1 स्कोर इज अ बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल. और इसका आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला लिख देना. ये फॉर्मूला यहाँ से देखने की बजाय यहाँ से देखिए, ये चीज़. ठीक है ना, यहाँ पे आपका ये डिवीजन नहीं आया है. इसके बाद है कैटेगराइज द फॉलोइंग अंडर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर. इस टाइप का स्टेटमेंट गिवन होगा, और यहाँ पे जो बोल्ड है ये बोलेगा कि आप भाई ये एनएलपी का एग्जांपल है, एनएलपी में आएगा, कंप्यूटर विजन में आएगा, मशीन लर्निंग में आएगा. तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप आई थिंक कर ही लोगे. आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना. कंप्यूटर जैसे आपको 3 कैटेगराइज करना है ना, मशीन लर्निंग का लिख लेना पहले, फिर कंप्यूटर विजन, फिर आपको एनएलपी लिखना. और जो भी मशीन लर्निंग में आपको लगता है कि जो चीज़ें आ रही है उसको मशीन लर्निंग के आगे लिख दीजिएगा. कंप्यूटर विजन में जो चीज़ें आ रही है कंप्यूटर विजन के सामने एनएलपी की का जो चीज़ है वो एनएलपी में लिख देना. तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो. क्रिएट ए 4W प्रोजेक्ट कैनवास फॉर द फॉलोइंग. क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है. एज मोर एंड मोर न्यू टेक्नोलॉजी गेट इनटू प्ले, रिस्क विल गेट more concentrated into a common network. Cybersecurity becomes extremely complicated in such scenario and goes beyond the control of firewalls. It will not be able to detect unusual activity and patterns, including the movement of data. Think how AI algorithm can scrap through vast amount of logs to identify suspectable user behavior. Use an AI project cycle to clearly identify the scope, how you will collect data, model and evaluation parameters. 4W कैनवास बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई. ये 4 सिनेरियो होते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस चीज को क्वेश्चन में ही आंसर गिवन होता है इसका, आपको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में इसको लिख देना है. सबसे पहले स्टेक होल्डर कौन है जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इश्यू, प्रॉब्लम, नीड क्या है भाई, क्या है प्रॉब्लम, उसको हम व्हाट सेक्शन में डिस्कस करते हैं, कहाँ पे किस सिचुएशन में किस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम है, तो वो हमारा वेयर वाले में आ जाएगा. एंड वाई इज बेनिफिट और सॉल्यूशन टू देम, वो हमारे वाई वाले में आ जाएगा. तो आपको इस तरीके से 4W कैनवास को टेबुलर फॉर्म में लिखना है और इस तरीके से ही लिखना है. आप इस चीज़ को भी जरूर मेंशन करें ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट है और बच्चे ने इस चीज़ को किया भी अच्छे से है. इसके बाद ये भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेमिंग एंड लेबनाइजेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो स्टेमिंग क्या है, स्टेमिंग का आपको डेफिनेशन लिख देना है. स्टेमिंग इज द प्रोसेस इन विच द एफिक्सेस ऑफ वर्ड्स आर रिमूव्ड एंड द वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू देयर बेस फॉर्म. In Lebanization, the word we get after affix removal, also known as lemma, is a meaningful one. Lebanization makes sure that the lemma is a word with meaning, and hence it's take a longer time to execute than stemming. इसमें क्या होता है आपको बताती हूँ.
जैसे यहाँ देखिए स्टडीज है, स्टडीज का जो रूट वर्ड, जो डिक्शनरी का वर्ड, आपको डिक्शनरी में ये वर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये रूट वर्ड तक जाता है। बट स्टेमिंग क्या करता है, ये जो भी इसे दिखता है सफिक्सेस, तो उनको क्या करता है, ये आंख बंद करके हटा देता है, और ये नहीं देखता कि इसका डिक्शनरी में कोई मीनिंग है भी या नहीं है, या इससे कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं। इसका क्या करना है, स्टेमिंग क्या करता है, इस जो ये IES है या जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके रूट वर्ड को विदाउट मीनिंगफुल वर्ड अगर नहीं भी निकल रहा है तब भी वो क्या करता है, उसको रिड्यूस आउट कर देता है। तो इस तरीके से लेमनाइजेशन मोस्ट करेक्ट वर्ड तक पहुंचता है। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है, और ये फास्ट प्रोसेस है कंपेरेटिव टू लेमनाइजेशन। बाकी हमारा लेमनाइजेशन मोर ऑथेंटिक देन स्टेमिंग, है ना, क्योंकि इसमें रूट वर्ड निकल रहा है, और इसमें क्या है भाई, आपका कोई वर्ड से इसको मतलब नहीं है, इसके ये नियर बाय रूट वर्ड होगा, बट मे और मे नॉट बी रूट वर्ड होगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ NLP। तो आपको बहुत अच्छे से, ये तो थियोरेटिकल बिल्कुल आप समझ लो कि क्या हो गया, ये इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वर्चुअल असिस्टेंट, और भी बहुत सारे हैं। आपको जो भी चार रिकॉल हो रहा है उस टाइम आप अच्छे से लिखिए, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिए और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस तरीके से सिचुएशंस गिवन होगा, और सिचुएशंस में देने के बाद आपसे पूछेगा, कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबल सिचुएशंस मेक ए कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो आप कैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाओगे, क्वेश्चन मैं रीड ही कर देती हूँ, 2 मिनट और लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इमेजिन दैट यू हैव कम अप विद एन AI बेस्ड प्रिडिक्शन मॉडल विच हैज बीन डिप्लॉयड ऑन द रोड्स टू चेक ट्रैफिक जैम। ठीक है ना, एक AI मॉडल हमने बनाया जो कि हमारे क्या करेगा, जो कि रोड पे ट्रैफिक जैम को प्रिडिक्ट करेगा। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल इज टू प्रिडिक्ट वेदर देयर विल बी अ ट्रैफिक जैम और नॉट। अब क्या है, मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ट्रैफिक जैम को डिटेक्ट करके और हमें क्या करेगा, एक तरीके से इन्फॉर्म करेगा। नाउ टू अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस मॉडल वी नीड टू चेक इफ द प्रिडिक्शंस विच इट मेक्स आर करेक्ट और नॉट। अब हम भाई देखेंगे कि क्या उसके प्रिडिक्शंस मॉडल के सही हो रहे हैं या नहीं। Thus there exist two conditions which we need to ponder upon, predictions and reality। कि क्या मशीन सही प्रिडिक्ट कर रहा है, जाम लग रहा है तो वो क्या उस जाम को प्रिडिक्ट कर पा रहा है या नहीं लग रहा है, हाँ तब भी वो जाम का सिचुएशंस बता रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 सिचुएशंस आ जाते हैं, प्रिडिक्शंस एंड रियलिटी। प्रिडिक्शंस क्या है, मशीन का कैलकुलेशन, और रियलिटी का जो प्रेजेंट सिनारियो, करेक्ट सिनारियो है। Now, traffic jam have become a common part of our lives nowadays. Living in an urban area means you have to face traffic each and every time you get out on the road. जब भी हम बाहर पे जाते हैं अर्बन एरियाज में, कॉमन सा प्रॉब्लम है, जो शहरी क्षेत्र बोलते हैं हम यहाँ पे, कि ट्रैफिक जाम आपको मिलना ही मिलना है। मोस्टली स्कूल स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर बसेस टू गो टू स्कूल। मेनी टाइम्स द बस गेट लेट ड्यू टू सच जाम एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीच देयर स्कूल ऑन टाइम। बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल से बस से जाते हैं स्कूल, लेकिन जाम की वजह से वो बहुत मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबल सिचुएशंस मेक ए कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो आपको एक कंफ्यूजन, इस तरीके से सिचुएशंस इसने डिस्क्राइब कर दिया और आपको बोलेगा कि एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाइए। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के आपको मैंने बताया है 4 इंस्टांसेस होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव। और आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। यहाँ पे प्रिडिक्शन अगर आपने दिखाया तो यहाँ रियलिटी दिखाइए, यहाँ पे यस नो और यस नो, इधर पॉजिटिव निगेटिव रियलिटी है तो ट्रू फॉल्स, और प्रिडिक्शन है तो पॉजिटिव निगेटिव। और ये केसेस कैसे टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, और इस सिचुएशंस को भी आप ऐसे दिखाइए कि इज देयर इज अ ट्रैफिक जैम, प्रिडिक्शन कह रहा है यस और रियलिटी कह रहा है यस। अगर मशीन ने प्रिडिक्ट किया कि हाँ जाम है और रियलिटी में भी जाम था तो केस क्या हो गया मेरा, ट्रू पॉजिटिव का। अगर मशीन ने प्रिडिक्ट किया कि नहीं
जाम नहीं है। और ये मेरा और रियलिटी में भी नहीं था, तो क्या हो गया मेरा ट्रू नेगेटिव। इट मीन्स कि दोनों इंस्टांसेस मैच हो रहे हैं ना। प्रिडिक्शंस था यस और रियलिटी है नहीं, तो ये केस क्या हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव का, फॉल्स पॉजिटिव का। और अगर प्रिडिक्शंस नहीं है, ये 4 इंस्टांस ही होते हैं, और रियलिटी में यस था, तो क्या हो जाएगा केस मेरा, फॉल्स नेगेटिव। आप अगर आपको इस तरीके से परेशानी होती है, तो आपको ये टेबल तो बनाने आता है, कितनी बार सिखाया, टेबल तो आप बना रहे हो ना, तो आप इसी को क्या करो, ट्रू का मतलब है ये रियलिटी, और पॉजिटिव का मतलब है मेरा मशीन का प्रिडिक्शन। इट मीन्स कि जब रियलिटी में क्या है, ट्रू है, और प्रिडिक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो मेरा ट्रू पॉजिटिव हो गया। तो ये आप इस टेबल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत होइएगा, बहुत इजी है। इस मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है, बस आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स को आप ध्यान में रखो, यही आपका बेड़ा पार कर देगा इस मैट्रिक्स को। ठीक है, चलो आई थिंक आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपसे इसी वीडियो में ही डिस्कस कर देती हूँ, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट में उसका पीडीएफ निकाल लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन अगर पूछता है कि राइट ऑल द स्टेप्स ऑफ टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, तो आपको क्या लिखना है। फर्स्ट स्टेप मेरा सेंटेंस सेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप है टोकेनाइजेशन, तीसरा स्टेप है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, चौथा है स्टीमिंग, पांचवा लेमनाइजेशन, और छठा है आपका कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, और इसके बाद एक क्या है, फाइनली कन्वर्ट देम टू नंबर्स, फाइनली कन्वर्ट टू नंबर्स। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और इसको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। पहला स्टेप है मेरा सेंटेंस सेगमेंटेशन, दूसरा है टोकेनाइजेशन, तीसरा है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, चौथा क्या है आपका स्टेमिंग, पांचवा क्या है लेमनाइजेशन, छठा क्या है केस नॉर्मलाइजेशन, और देन सातवां आपका फाइनली कन्वर्ट टू नंबर्स। इस तरीके से आपका टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का स्टेप है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और आपको स्टेप वाइज लिखना है, जंबल नहीं करना है स्टेप्स को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।